हेलो। तो हमारे इस इलेक्ट्रिसिटी के सेकंड चैप्टर में सेकंड लेक्चर में आप लोगों का स्वागत है। देखिए, अभी तक जो भी चीजें हम लोगों ने पढ़ी थी, हम लोगों ने करंट के बारे में पढ़ा था, एसी करंट, डीसी करंट और बहुत सारी चीजों के बारे में हम लोगों ने पढ़ा था। उसके बाद हमने आपको इलेक्ट्रिक पोटेंशियल बताया था, ठीक है। तो अब जो हम बात आगे करने वाले हैं, हमारा टॉपिक होने वाला है, बहुत ध्यान से देखेंगे, हमारा टॉपिक होगा जो कि ओम्स लॉ है। क्या है? ओम्स लॉ। ये देखिएगा, ये ओम्स लॉ एक्चुअली होती क्या है, ठीक है। तो ओम्स लॉ के बारे में अपन बात करेंगे आज के टॉपिक में, ठीक है। ओम्स लॉ, देखिए मेन क्या होता है ना कि इस पे जो स्टेट करना आप लोगों को नहीं आता। स्टेट कहने का मतलब इसका डेफिनेशन आप नहीं दे पाते हैं। उसके बाद हमारे पास ये होता है कि बहुत सारे बच्चे ये सोचने लगते हैं कि सर V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, इसी को हम लोग ओम्स लॉ कहते हैं। तो मैं ये सारी चीजें क्लियर कर दूंगा आज के सेशन में। आपके शरीर में जब ब्लड के जगह इलेक्ट्रिसिटी दौड़ेगा, देखिएगा, क्योंकि बस ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने जा रहा है। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ हमें बताता है द रिलेशन बिटवीन करंट एंड द पोटेंशियल डिफरेंस। देखिए, करंट और पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में हमारा ये जो सेशन होगा, मतलब ये जो हमारा ओम्स लॉ है वो दिखाएगा। देखिए, कहने का मतलब क्या है कि जैसे कि आप लोगों को पता है, जितना बड़ा बैटरी होगा उसमें उतना ही ज्यादा करंट होती है, ठीक है। जैसे कि अगर हम बात कर लेते, एक चीज सोचो कि हमारे पास कुछ हमने बैटरी का लिया, एक बैटरी हमने ये ले लिया, एक बैटरी हमने ये लिया और एक बैटरी हमने ये लिया। हम 3 बैटरीज ले रहे हैं, ठीक है। 3 नहीं, चलिए ठीक है, हमने 4 बैटरी लिया और एक वायर कनेक्शन किया और वायर कनेक्शन करके एक पर्दे के उस तरफ किसी एक आदमी को खड़ा करते हैं। क्या करते हैं कि वायर का कनेक्शन सबसे पहले कनेक्ट करते हैं हम लोग छोटे वाले बैटरी में। तो वो आदमी जब क्या करेगा, उसको चेक करेगा, करंट में भी चेक करने के लिए क्या करते हैं, वो मुंह में लगा करके ये थोड़ा सा ऐसे करके देखते हैं ना, जब कम में होता है तो बैटरी उटरी का होता है तो अपन जीभ से भी चेक कर लेते हैं कि हाँ ये क्या है। तो वही बात वो क्या करता है कि यहां से उसने चेक किया और चेक करने के बाद उसको पता चलेगा कि अच्छा थोड़ा थोड़ा करंट आ रहा है, मतलब कहेगा कि सबसे छोटे वाले बैटरी में कनेक्ट किया गया है। फिर उससे बड़े वाले में कनेक्ट करेगा तो क्या होगा, सब जब सबसे बड़े वाले में कनेक्ट कर दिया जाएगा तो बहुत ज्यादा अमाउंट ऑफ करंट जाएगा। मतलब ये रिलेशन हमारा बता रहा है कि जैसे जैसे बैटरी बढ़ेगा वैसे वैसे हमारा करंट बढ़ेगा, ठीक है। तो जैसे जैसे बैटरी बढ़ेगी वैसे वैसे करंट बढ़ेगी। तो जो सेक्शन है हमारा उसी चीज पे है, ध्यान से देखिएगा कि एज लार्जर द बैटरी लार्जर द करंट, लार्जर द बैटरी लार्जर द करंट। तो कहने का मतलब क्या होता है कि जैसे अगर हम एक वायर ले लेते हैं, हमने ये एक वायर ले लिया और ये वायर जो है हमारा एकदम, आप समझ लीजिए कि ये वायर एकदम स्ट्रेट है, ठीक है। अब इस वायर से कहते क्या है कि यहाँ पे इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा होगा और इस पॉइंट पे कुछ ना कुछ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा होगा। देखिए, इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा होगा और इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो रहा होगा। तो इन दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए ओम्स लॉ कहता है कि किसी भी वायर का, जब भी आप कोई वायर ले रहे हैं और उससे आप करंट फ्लो करवा रहे हैं, तो इसका मतलब पूरे वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। अगर यहां पे 23 डिग्री सेल्सियस, तो पूरे वायर का जहां तक कनेक्शन जाएगा उसका 23 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। अगर 24 डिग्री सेल्सियस, तो जहां तक जाएगा 24 डिग्री सेल्सियस होनी चाहिए। तो हमारा कहता क्या है कि टेम्परेचर जो होना चाहिए, पूरे वायर का टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। क्या होना चाहिए? टेम्परेचर कांस्टेंट होना चाहिए। तो हमें कहता है कि द टेम्परेचर, ठीक है, द टेम्परेचर एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, और यहां पे तो द पोटेंशियल डिफरेंस, देखिए इसका भी इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इसका भी, इन दोनों के बीच के डिफरेंस को अपन क्या बोलते हैं? पीडी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पीडी। PD stands for the potential difference। तो हम क्या बोलेंगे? when at the constant temperature potential difference, क्या बोलता है हमारा? potential difference across the two ends of wire। देखिए वायर के दोनों एंड का बात कर रहा है। तो the potential difference across the two ends of wire is directly proportional। देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल कहने का मतलब क्या होता है कि अगर बैटरी बढ़ेगा तो करंट बढ़ेगा, अगर बैटरी घटेगा तो करंट घटेगा। तो देखिए एक के बढ़ने से दूसरा भी बढ़े, एक के घटने से दूसरा भी घटे, तो ऐसे कनेक्शंस को हम लोग क्या बोलते हैं? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का कनेक्शंस बोलते हैं, ठीक है। तो कहता क्या है कि एट द कांस्टेंट टेम्परेचर, देखिए ओम्स लॉ हमारा क्या कहेगा? ओम्स लॉ हमारा कहता है, ओम्स लॉ कहेगा, देखिए ओम्स लॉ बोलेगा
at constant temperature, at constant temperature, the potential difference across two ends of wire is directly proportional to the current flowed through it. देखिए इसके कहने का मतलब क्या होता है, मतलब ये हमने स्टेट कर दिया। स्टेट क्या किया हमने, बस इसकी स्टेटमेंट लिखी है। स्टेटमेंट ये लिखी है ओम्स लॉ का, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। मतलब कहने का कि कोई भी वायर अगर आप कंसीडर कर रहे हैं तो उस वायर के उसका टेम्परेचर पहला तो आप कांस्टेंट रखिए, और उन दोनों के उसके जो इंडिंग पोजीशंस होंगे, जैसे अगर आप इसको वायर कंसीडर कर रहे हैं तो इसका एक पोजीशन ये इंडिंग पोजीशन हुआ और ये वाला हमारा इंडिंग पोजीशन हुआ, तो इन दोनों के बीच के डिफरेंस को, ठीक है, इन दोनों का बीच का डिफरेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा करंट के। मतलब कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके होगा, करंट के होगा। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ। तो देखिए जब हमसे पूछी जाए कि स्टेट ओम्स लॉ, तो आप क्या कहेंगे, एट द कांस्टेंट टेम्परेचर द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। अब देखिए बड़ा सवाल हमारे सामने ये आता है कि सर चलिए ठीक है, इसको ओम्स लॉ कहते हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा, और पोटेंशियल डिफरेंस को हम लोग क्या चीज से इंडिकेट करते हैं, V से। तो V जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किसके हो जाएगा, I के। लेकिन इसके लिए क्या स्टेटमेंट होगी, एट कांस्टेंट, क्या होगा, एट कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या होगा, टेम्परेचर जो होगा वो हमारा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। इसको हम लोग, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, ओम्स लॉ बोलते हैं। बहुत सारे बच्चों का सवाल आता है कि सर V ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I के क्यों होगा, क्या हम I को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के नहीं कह सकते हैं। देखिए अगर बात हम ये कहते हैं, जैसे अगर थोड़ा सा मैथ्स के लिए अगर आप बात करते हैं, तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं ये फादर्स एज, ठीक है, फादर्स एज, और यहां ले लीजिए सन्स एज। तो अगर आपको पता है जैसे जैसे बाप का एज बढ़ेगा वैसे वैसे बेटे का भी एज बढ़ेगा, तो हम क्या बोलते हैं ना कि फादर्स एज इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द सन्स एज। मेरे कहने का मतलब समझो कि अगर जैसे ही फादर का एज बढ़ेगा वैसे वैसे सन का एज बढ़ेगा, ये ऑब्वियस सी बात है। ऐसा थोड़ी है कि पिताजी का एज बढ़ेगा तो बेटे का एज घटेगा, ऐसा तो कुछ नहीं होता है। होने का मतलब क्या है कि पिता का एज बढ़ेगा तो बेटे का भी एज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो अगर ऐसी बातें हैं तो सर हम जो कह रहे हैं कि पिता का एज बढ़ेगा तो बेटा का एज बढ़ेगा, तो हम तो ये भी कह सकते हैं ना जैसे जैसे बेटा का एज बढ़ेगा वैसे वैसे बाप का भी एज बढ़ेगा ही बढ़ेगा। तो कहने का मतलब कि हम सन्स एज, ठीक है, हम सन्स एज की बात कर रहे हैं, तो सन्स एज वुड आल्सो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द फादर्स एज, ठीक है, फादर्स एज। तो जैसे आप ये वाला स्टेटमेंट लिख सकते हैं, तो क्या आप ये स्टेटमेंट नहीं लिख सकते। मैं एक बात बताना चाहता हूं, ध्यान से समझना। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I हमने बोला, क्या बोला, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I बोला। तो क्या I को डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V के किया जा सकता है क्या, ये बड़ा सवाल है कि सर अगर हम V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल I करेंगे तो क्या I डायरेक्टली प्रोपोर्शनल V हो सकती है। तो मेरा जवाब होगा कि यस सर आप कर सकते हैं, लेकिन कांस्टेंट की वैल्यू बदल जाएगी, और ये कांस्टेंट की वैल्यू क्या बदलेगी उसको देखना है। तो पहली बात जो हम आपको बताना चाहते हैं, ये प्रोपोर्शनैलिटी को आप देख पा रहे हैं कि ये हमारी प्रोपोर्शनैलिटी हो रही थी। तो एक बात पहले हम सिंपल फॉर्म आपको बता देते हैं, उसके बाद हम आपको सारा टर्म बताएंगे क्या होता है। तो पहली बात कि आप लोगों का ओम्स लॉ पूछा, तो ओम्स लॉ में आपने बोला एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट। बहुत अच्छी बात है। तो हमने देखा कि V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, और जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं, हियर वन कांस्टेंट कम्स एंड द कांस्टेंट इज नेम्ड एज द रेजिस्टेंस।
तो देखिए V इज द इक्वल टू आई आर, यहां R जो हो गया यही R हमारा क्या होता है, यही हमारा कांस्टेंट है। ये हमारा कांस्टेंट के लिए काम करेगा। किसके लिए काम करेगा, कांस्टेंट के लिए काम करेगा। इसी कांस्टेंट को बाद में अपन रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं। क्या चीज का नाम दे देते हैं, रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं। ठीक है, तो इसी R को अपन बाद में रेसिस्टेंस का नाम दे देते हैं। तो सर एक बड़ा सवाल मेरे दिमाग में हर बार सर ये चीज कर देते हैं कि जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाते हैं वैसे ही कुछ ना कुछ कांस्टेंट दे देते हैं। तो सवाल ये है कि सर प्रोपोर्शनैलिटी हटने पे कांस्टेंट क्यों आती है। तो मैं इसके लिए आपसे बात थोड़ा सा करता हूं। ध्यान से देखो कि ऐसा रहा कि मैंने ये किया कि मैं आपसे 100 रुपया ले रहा हूं। ठीक है, कितने ले रहा, 100 रुपया ले रहा, और मैं क्या कर दूं, मैं बोल दूं कि ले 1 रुपया आपको मैं दे करके बोल दूं क्या कि चाहे 1 रुपया नहीं, आप समझो कि मैंने आपको 2 रुपया दे दिया और बोला कि सद्दी बत्ती हो गया, बात खत्म, अब हम आपको पैसा नहीं देंगे। तो हमने आपसे 100 रुपया लिया और आपको दिया कितना, 2 रुपया। तो क्या ये 2 रुपया कभी भी 100 रुपया के बराबर हो सकता है? ये कभी नहीं हो सकता है। तो आप कहेंगे कि ठीक है, आपको अगर प्रॉब्लम हो रही है तो प्रॉब्लम्स में हम क्या कर सकते हैं कि इसकी प्रोपोर्शनैलिटी, जैसे कि आप ये कह सकते हैं कि हाँ सर ठीक है आपके पास पैसे नहीं है तो आप ऐसा कर दो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगा करके, मतलब कहता है कि आप किस्ती में पैसा दे दो। कितना में, किस्ती में। तो जैसे जैसे तो किस्ती में, तो जैसे ही आप ये प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटाएंगे, हियर वन टर्म केम्स दैट इज द कांस्टेंट। तो आप क्या करेंगे, जैसे कि 100 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 हो गया, तो मतलब 100 इज इक्वल टू, तब हम बोलेंगे k टाइम्स ऑफ 50, k टाइम्स ऑफ 2। तो यहां से 2 से काटेंगे तो 50 बार में कटेगा, तो k मतलब 50, मतलब टोटल 50 किस्ती बांधोगे और उस 50 बार में मतलब 2-2 रुपया करके मैं आपको 100 रुपया सधाने वाला हूं। तो यहां पे भी बात वही हो रही है कि V और I कभी भी बराबर नहीं होते, V और I कभी भी बराबर नहीं होंगे। तो कहता है कि एक तो कोई ऐसा चीज होगा जो LHS सेक्शन और RHS सेक्शन दोनों को बराबर करेगा। तो वो जो टर्म आता है, वो टर्म आता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। ये टर्म अपना क्या कहलाता है, रेसिस्टेंस कहलाता है। बातें समझ में आ रही है ना। तो इसीलिए हमेशा जब भी प्रोपोर्शनैलिटी का साइन हटता है कोई ना कोई क्या आता है, कांस्टेंट आता ही आता है। क्यों, क्योंकि टू मेक LHS एंड द RHS बोथ शुड बी इक्वल। ठीक है, तो दोनों को इक्वल करने के लिए तो V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एंड V इक्वल्स व्हाट, V इज इक्वल टू हमारा होता है IR, जहां पे R जो होता है उसको हम क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। R इज नोन एज व्हाट, रेसिस्टेंस। R को अपन रेसिस्टेंस बोलते हैं। ठीक है, तो यहां पे जैसा कि आप लोगों ने देख लिया, यही हमारा ओम्स लॉ होता है। यही हमारा क्या होता है, ओम्स लॉ होता है। लेकिन दूसरा सवाल ये है कि क्या सर I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V होगा क्या? तो हाँ, ये भी सवाल एकदम सही है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V भी होगा। लेकिन जैसे ही I इज इक्वल टू, जैसे ही प्रोपोर्शनैलिटी हटाएंगे कोई ना कोई कांस्टेंट आएगा, और यहां पे जो कांस्टेंट आएगा वो कांस्टेंट होगा 1/R। क्या, कितना आएगा, 1/R। देखिए ये जरूरी नहीं है कि हमेशा एक ही टर्म्स में कांस्टेंट आ जाए। ये बोलता है कि यहां पे कांस्टेंट आएगा 1/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V। अब देखिए ये R इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये हो जाएगा IR इज इक्वल टू V। इन बोथ ऑफ द केसेस द टर्म्स आर सेम। देखिए दोनों केसेस में टर्म सेम है क्या, V इक्वल्स IR, V इक्वल्स IR। तो आप जो भी चाहे ले सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I ले लीजिए, चाहे I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V ले लीजिए, लेकिन थोड़ा सा जो कांस्टेंट लेने की वैल्यू होंगी वो बदल जाएंगी। इसमें डायरेक्टली R होगा, इसमें 1/R होगा। क्लियर है ये बातें? तो याद रखिएगा ये सारा चीज। जैसे कि अगर हम बोल रहे थे कि 100 रुपया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 2 रुपया, तो 100 रुपया इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 2 रुपया हम लोग लिखते थे। अगर वही बात अगर हम बोल दे कि 2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू 100 रुपया, तो 2 इज इक्वल टू, तो 2 इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ 100 रुपया। तो यहां पे k की वैल्यू आई थी 50 और यहां पे k की वैल्यू आएगी 1/50। आप चेक कर सकते हैं यहां पे k की वैल्यू कितनी आई थी। देखिए इसको इससे काटा तो 50 बार में, तो k की वैल्यू यहां पे कितनी आ गई, 50 आई है। और यहां पे देखिए इसको इससे काटा तो कितनी आ जाएगी, 50। तो ये 50 इधर आ जाएगा, तो k इज इक्वल टू कितना आ गया, 1/50। देख रहे प्रोपोर्शनैलिटी का साइन कैसे बदल रहा है। देखिए यहां पे k का वैल्यू डायरेक्टली 50 आया, यहां पे k का वैल्यू कितना आ गया, 1/50। तो वो डिपेंड करता है किसको आप पहले लेते हैं। ठीक है, तो यही चीज आप देख सकते हैं, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I एट द कांस्टेंट टेम्परेचर। तो ये हमारा ओम्स लॉ को डिफाइन करेगा, या I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V, ये भी हमारा क्या चीज को डिफाइन करेगा, ये हमारा ओम्स लॉ को डिफाइन करेगा। आई थिंक आप लोगों का बहुत अच्छे से क्लियर हो गया।
अब अगली बात जो हमारी आती है वो है हमारा रेसिस्टेंस, कि ये रेसिस्टेंस क्या होता है। तो बड़ा ध्यान से आप देखेंगे कि सर सारा चीज तो समझ में आया, वी समझ में आ रहा है, आई समझ में आ रहा है, लेकिन ये आर समझ में नहीं आ रहा। तो मैं इसी आर की बात आपसे करने वाला हूं। ध्यान से देखना कि इस आर का मतलब क्या होता है। देखो, जैसे कि अपन बात कर रहे हैं, ये आर, और इस आर को हम लोग बोलते हैं रेसिस्टेंस। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। अब देखिए, ये रेसिस्टेंस क्या होता है। रेसिस्टेंस कहने का मतलब, जब करंट किसी वायर से फ्लो कर रही होती है, उसमें क्या हो गया कि उसमें डिस्टर्बेंस, कोई भी एक ऐसा फैक्टर होगा जो उसको क्या कर रही होगी, डिस्टर्ब कर रही होगी। तो जो फैक्टर करंट के फ्लो होने में डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता है, उनको अपन क्या बोलते हैं? उनको रेसिस्टेंस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। तो हम बोलेंगे द फैक्टर which produces, चाहे सीधे कह सकते हो, the disturbance in the flow of charge is known as what? Resistance. The disturbance in flow of charge is known as what? Resistance. तो जो चार्ज के फ्लो होने में जो मतलब डिस्टर्बेंस प्रोड्यूस करता हो, उनको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस। जैसे अगर आप बात कर ले, जैसे अगर आप ये ऐसे जा रहे हैं, ये ऐसे, जब आप ऐसे जाएंगे तो उधर से हवा जब आपके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रहा होगा, तो उस वक्त हवा आपकी दिशा के, आप जिस डायरेक्शन में चल रहे हैं उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में चल रही होगी, तो वो हवा आपके लिए रेसिस्टेंस के लिए काम करेगी। किसके लिए काम करेगी? रेसिस्टेंस के लिए। तो मैं जो यहां पे बात कर रहा वही है हमारा कि रेसिस्टेंस क्या होता है। तो ये किसके फ्लो होने को रोकेगी? तो ये करंट के फ्लो होने को रोकेगी, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो क्या बोलेंगे? द डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज, द डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज व्हाट? रेसिस्टेंस। और बात यह है कि रेसिस्टेंस दो तरह की होती है। कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की रेसिस्टेंस होती है। एक रेसिस्टेंस होता है हमारा कांस्टेंट रेसिस्टेंस। कौन सा रेसिस्टेंस होता है? कांस्टेंट रेसिस्टेंस। और दूसरा होता है वेरिएबल। ठीक है, क्या होता है हमारा? वेरिएबल रेसिस्टेंस। देखिए, एक होता है हमारा कांस्टेंट रेजिस्टेंस और एक होता है वेरिएबल रेसिस्टेंस। तो सबसे पहली बात, ये रेसिस्टेंस की अगर हम बात कर रहे हैं, तो रेसिस्टेंस का एसआई यूनिट क्या होता है? एसआई यूनिट। एसआई यूनिट का मतलब आप समझते हैं ना, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। तो एसआई यूनिट इसकी होती है ओम। क्या होता है? ओम। तो एसआई यूनिट रेसिस्टेंस का होता है ओम, और इसको इंडिकेट करते हैं कुछ इस प्रकार से। देखिए, जैसे लोटा को उलट के रख देते हैं ना, उल्टा लोटा टाइप्स, देख रहे हैं, स्नेल की तरह। ठीक है, तो ये उल्टा लोटा टाइप्स बन रहा है। तो आप देख सकते हैं क्या हो रहा है हमारा। रेसिस्टेंस अपन किनको बोलेंगे? दो रेसिस्टेंस होता है द डिस्टर्बेंस इन फ्लो ऑफ चार्ज इज नोन एज रेसिस्टेंस, एंड its SI unit is ohm and it is indicated by like this. ठीक है, ये ओम होता है। अब रेसिस्टेंस कितने प्रकार के होते हैं? तो रेसिस्टेंस दो तरीके के होते हैं। एक तो हमारा रेसिस्टेंस का नाम है कांस्टेंट और दूसरे रेसिस्टेंस का नाम है हमारा वेरिएबल। तो व्हाट इज कांस्टेंट रेसिस्टेंस एंड व्हाट इज द वेरिएबल रेसिस्टेंस? देखिए, तो अपन कांस्टेंट रेसिस्टेंस की थोड़ा सा बात कर लेते हैं कि व्हाट इज कांस्टेंट। देखिए, जिसकी वैल्यू क्या होती है? फिक्स्ड होती है। क्या होती है? फिक्स्ड होती है। जैसे अगर 5 ओम है तो 5 ओम ही रहेगा, 10 ओम है तो 10 ओम ही रहेगा। उन सबको हम लोग क्या बोलते हैं? उन सबको कांस्टेंट रेसिस्टेंस के नाम से जाना जाता है। कौन सा रेसिस्टेंस? कांस्टेंट रेसिस्टेंस। तो हम बोल सकते हैं कांस्टेंट रेसिस्टेंस किनको बोलेंगे? those resistance whose value is fixed is known as what? Constant resistance। उनको हम लोग बोलते हैं constant resistance। लेकिन वेरिएबल रेसिस्टेंसेस का मतलब क्या होता है? जिसकी वैल्यू फिक्स नहीं होती है, कभी 5 ओम तो कभी 10 ओम तो कभी 12 ओम तो कभी 15 ओम। एक्चुअली आप जिस क्लास में हो उस क्लास में बिल्कुल भी वेरिएबल रेसिस्टेंसेस को लेकर के क्वेश्चंस नहीं पूछे जाएंगे, लेकिन फिर भी जान लीजिए इसको, जिसकी वैल्यू अनफिक्स्ड होती है। क्या होती है? अनफिक्स्ड होगी। ठीक है, अनफिक्स्ड होगी, उनको हम लोग क्या बोलेंगे? वेरिएबल रेसिस्टेंसेस बोलेंगे। तो दोज रेसिस्टेंस whose value is not fixed is known as वेरिएबल रेसिस्टेंस, और इसी वेरिएबल रेसिस्टेंस को रियोस्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? रियोस्टेट। ठीक है, रियोस्टेट याद रखिएगा, रियोस्टेट। तो यही हमारा बोलता है। तो व्हाट इज रियोस्टेट? तो आप बोलेंगे द वेरिएबल रेसिस्टेंसेस आर नोन एज रियोस्टेट, या आप बोल सकते हैं दोज रेजिस्टेंस whose value is not fixed is known as रियोस्टेट या वेरिएबल रेसिस्टेंसेस। तो हम लोगों ने रेसिस्टेंसेस के बारे में देख लिया, लेकिन अब बात ये होता है कि ओम्स लॉ, जैसे कि ओम्स लॉ का भी हमारा ये है
कि ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है। जैसे आप लोगों को पता होगा कि हर एक चीज की कुछ ना कुछ लिमिट होती है कि आप इसी लिमिट में काम कर सकते हैं। जैसे अभी अगर बच्चे कोई क्रिकेट खेलने जाते तो गांव का ये नियम है कि जिसका बैट है वही सबसे पहले बैटिंग करेगा, बॉलिंग भी वही जाएगा। तो यही चीजें होती है। यहाँ पे है क्या कि जो भी ओम्स लॉ का कौन कौन सा नियम है जिसको आपको मानना पड़ेगा। तो सबसे पहला नियम तो वो हम लोग देखने जा रहे हैं, द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। क्या देखने जा रहे हैं हम लोग? द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ। तो ओम्स लॉ की लिमिटेशंस क्या है तो देखेंगे हम लोग। सबसे पहला ये है हमारा लिमिटेशन ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ देखिए, लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में सबसे पहला फैक्टर वो क्या कह रहा है? सबसे पहला चीज लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ में कहता है कि द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। पहले भी हम लोग बात कर चुके हैं कि टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा तार होना चाहिए शिमला में और आधा तार होना चाहिए कहां पे? राजस्थान में, जयपुर में। ऐसा नहीं होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कहता है कि सब जगह टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। मतलब अगर आप कोई वायर कंसीडर करते हैं, जैसे अगर आप ये वायर कंसीडर किए तो पूरे वायर का क्या हो जाना चाहिए था? पूरे वायर का टेम्परेचर सेम होना चाहिए था। अगर टेम्परेचर अगर अलग अलग हो गया, जैसे यहां आधा पर से टेम्परेचर कुछ और है और आधा पर से टेम्परेचर कुछ और है, तो क्या इस केस में ओम्स लॉ काम करेगा? तो हमारा जवाब है कि नहीं, ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। तो पहला स्टेटमेंट कहता है द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट। ठीक है, टेम्परेचर शुड बी क्या हो जाएगा हमारा? कांस्टेंट। तो टेम्परेचर क्या होना चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, तभी ओम्स लॉ काम करेगा। अगर टेम्परेचर कांस्टेंट नहीं होंगी तो ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। दूसरा बात हम लोगों का क्या कहता है वो समझिए। दूसरा बात हमें कहता है कि मटेरियल ऑफ वायर शुड बी सेम। ठीक है, मटेरियल सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा तार जो हो किसी और मेटल का बना हुआ हो और आधा तार किसी और मेटल का बना हुआ हो, तो उस केस में ओम्स लॉ काम करेगा? तो नहीं। हमारा जवाब है कि उस केस में भी ओम्स लॉ काम नहीं करेगा। आप कोई भी तार ले रहे हो, एक बार में आप पॉलीकैप ले लो या हैवेल्स ले लो या आप एक सिंपल 2 रुपया मीटर वाला तार ले लो, कोई भी तार ले लो, लेकिन सारी जगह जितने जगह भी आप ले रहे हैं सब जगह तार जो होना चाहिए सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आधा कुछ और आधा कुछ और हो जाए। ठीक है, तो आधा कुछ और आधा कुछ और नहीं होना चाहिए। तो दूसरा चीज बोलता है मटेरियल। ठीक है, मतलब कि वायर जो होना चाहिए, वायर का मटेरियल शुड बी कांस्टेंट, शुड बी सेम। चाहे सीधे बोल सकते हो वायर शुड बी सेम। ठीक है, वायर शुड बी सेम। वायर सेम होना चाहिए। वायर का क्या नहीं होना चाहिए? अलग अलग मटेरियल का बना हुआ नहीं होना चाहिए। तो दूसरा चीज हमें कहता है। तीसरा चीज हमारे पास क्या कहता है? तीसरा चीज कहता है कि द रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। इसका मतलब आप समझिए, इसका मतलब ये है कि अगर हम मान लेते हैं कि यहां से यहां ये 1 मीटर का वायर है तो इसमें 5 ओम का रेसिस्टेंस है। ठीक है, 1 मीटर का वायर है तो 5 ओम का रेसिस्टेंस है। अगर हम 2 मीटर का वायर ले लेते हैं तो हम बोल देंगे इसमें 10 ओम का रेसिस्टेंस है। तो 3 मीटर का लेंगे तो आपका दिमाग अपने आप चलना शुरू हो चुका है और आप बोलेंगे ये 15 ओम का। तो हम कुछ नहीं कर रहे हैं, आप ही बोल रहे हैं। आप क्या बोल रहे हैं कि जैसे जैसे लेंथ ऑफ वायर बढ़ रहा है वैसे वैसे हमारा क्या बन रहा है? रेसिस्टेंस बढ़ रहा है। तो एज द लेंथ ऑफ वायर इंक्रीजेज द रेसिस्टेंसेज ऑल्सो इंक्रीजेज। तो बात यही कहती है। तीसरा नंबर रूल कहता है resistance is directly proportional to the length of wire। ठीक है, to the length of wire, कि ये लेंथ ऑफ वायर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। देखिए, कहने का मतलब कि रेसिस्टेंस जो होगा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर के होगा। जैसा कि आप देख रहे हैं, रेसिस्टेंस जो होगा, जैसे कि आपको हमने बताया था, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मतलब सीधा। तो हम बोल रहे हैं कि ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए।
एक और चीज, अब चौथा नंबर रूल क्या कहता है, चौथा और मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है, ये कहता है रेसिस्टेंस जो होगा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। अब व्हाट इज इट मीन सर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन? हमारे कहने का मतलब कि जितना मोटा वायर होगा उसमें उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा, ठीक है, और जितना पतला वायर होगा उसमें उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस होगा। आप जैसे देखे होंगे जो बहुत हेवी वायर्स जो होते हैं उन सबको देखिएगा बहुत मोटा मोटा वायर होता है, क्यों उतना खर्चा करना है, ऐसा एकदम छोटा सा वायर लेकर के उसी से कनेक्शन कर देंगे, ठीक है, जो थर्मल पावर ग्रिड वगैरह में जाती हैं वो ऐसा वायर से हम लोग कनेक्शन कर देंगे, लेकिन हम ऐसा कनेक्शन नहीं कर पाते हैं। क्यों नहीं करते हैं? करने का मतलब यह है कि इसका क्रॉस सेक्शन आप एरिया देखिए, इसका बहुत छोटा है क्रॉस सेक्शन एरिया, तो जितना छोटा क्रॉस सेक्शन एरिया होगा इसमें रेसिस्टेंस उतना ही ज्यादा होगी। तो आप सोचिए कि अगर ऐसे करंट जा रहा है रेसिस्टेंस इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो दोनों में क्या होगा, फ्रिक्शन होगा, और ये फ्रिक्शन क्या प्रोड्यूस करेगी, तो ये फ्रिक्शन जो होगी हीट प्रोड्यूस करेगी, और जब हीट प्रोड्यूस करेगी तो वो पूरा तार गल जाएगा, और गलने के बाद शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस करेगी। क्या प्रोड्यूस करेगी? शॉर्ट सर्किट प्रोड्यूस करेगी। इसीलिए हम एकदम पतला सा वायर को नहीं ले सकते। तो जितना मोटा वायर होगा उतना ही ज्यादा रेसिस्टेंस, मतलब उतना ही कम रेसिस्टेंस होगा। तो यही बात हमें कहता है कि रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। क्या बोलता है? रेसिस्टेंस is inversely proportional to resistance is inversely proportional to area of cross section, ठीक है, resistance is inversely proportional area of cross section, ये area of cross section के inversely proportional होगा। इसका मतलब कि R इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/a हो जाता है। ये इक्वेशन सेकेंड है। देखिए ये चीजें हम लोगों ने लिख दिया। हमने क्या लिखा कि रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। बड़ा ध्यान से देखिएगा। तो जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, अब मैं मिटा रहा हूं, ध्यान से देखना, ठीक है। जिनको भी लिखनी होती है वो वीडियो पॉज कर ले और वो लिखते रहें, ठीक है। तो हम जो बात कर रहे हैं, रेसिस्टेंस इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, इसका मतलब क्या है? देखिए देख रहे हैं कि रेसिस्टेंस पहली बात की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ वायर के मिला था, ये इक्वेशन फर्स्ट है। रेसिस्टेंस जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये इक्वेशन क्या है हमारा? सेकंड है। तो ये दोनों इक्वेशंस को अपन ले रहे हैं। तो आप देख लीजिए कि ये जो वैल्यू है फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड, देखिए फर्स्ट एंड सेकंड, अब जब दोनों इक्वेशन से अपन जाएंगे तो क्या मिलेगा? रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A। और जैसा कि हमने आपको बताया था, प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाएंगे तो वी विल गेट सम कांस्टेंट, और वो कांस्टेंट क्या मिलेगी यहाँ पे? तो यहाँ पे जो हमें कांस्टेंट मिलेगा दैट इज रॉ। क्या मिलेगा? रॉ। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ इंटू L/A मिलेगा। क्या मिलेगा? रॉ इंटू L/A। तो रेसिस्टेंस इज इक्वल टू रॉ इंटू L/A। जैसे ही तो आप इस रॉ को क्या बोला जाता है? इसी को बोला जाता है रेसिस्टिविटी। क्या बोली जाती है? रेसिस्टिविटी। तो आप देखिए इसको इधर गुना कर देंगे तो रॉ इज इक्वल टू आपको मिलेगा R इंटू A/L। तो यही हो जाता है हमारा फॉर्मूला टू फाइंड द रेसिस्टिविटी। यही होता है हमारा, इसको हम लोग बोलते हैं रेसिस्टिविटी। तो इसको पढ़ा जाता है रॉ, ठीक है, RHO, ठीक है, यही है हमारा रॉ। तो रॉ इज इक्वल टू हमारा होता है R इंटू A/L। पहली बात की दिमाग में आ रहा होगा कि सर ये व्हाट इज इट मीन्स, कि ये हमारा रेसिस्टिविटी का मतलब क्या हो रहा है। देखिए रेसिस्टिविटी का मतलब क्या होता है, इनके बारे में मैं आपको बताता हूं। रेसिस्टिविटी जितना 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर में और जिसका क्रॉस सेक्शन एरिया 1 मीटर स्क्वायर का मतलब यूनिट क्रॉस सेक्शन एरिया होना चाहिए, उसमें कि उसके 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर में जितना रेसिस्टेंस होगा वही उसका क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? रेसिस्टिविटी कहलाएगा। तो द रेसिस्टेंस प्रेजेंट इन 1 मीटर लेंथ ऑफ वायर इज नोन एज इट्स रेसिस्टिविटी। उनको अपन क्या बोलते हैं? रेसिस्टिविटी बोलते हैं। तो यही रेसिस्टिविटी इंडिकेटेड बाय रॉ, एंड द फॉर्मूला टू फाइंड द रॉ इज इक्वल टू R इंटू A/L। यही हमारा होता है। तो इनको हम क्या बोलते हैं? R इंटू A/L होता है। अब एक बात यहां पे देखना है,
जब हमने ये R इंटू ए बाई एल लिया है तो बड़ा सवाल आता है कि सर व्हाट इज इट्स एसआई यूनिट, कि इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी। तो अगर अपन एसआई यूनिट की बात करेंगे तो रेसिस्टेंस को हम लोगों को पता है, रेसिस्टेंस ओम से इंडिकेट करते हैं और एरिया का एसआई यूनिट होता है हमारा मीटर स्क्वायर। देखिए रेसिस्टेंस को ओम से इंडिकेट करेंगे और एरिया का हो जाएगा हमारा मीटर स्क्वायर, और लेंथ इज आल्सो मेजर्ड इन मीटर। तो देखिए मीटर से मीटर स्क्वायर खत्म, तो एसआई यूनिट अपने को क्या मिल गया, ओम मीटर। सो द रेसिस्टेंस इज द रेसिस्टिविटी, द एसआई यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। अब एक बात सुनिए, मुझे सारी बातें समझ में आ रही है, थोड़ा सा ध्यान से देखना और समझना। ये रेसिस्टिविटी मतलब किसी भी चीज को रोक रहा है, उसकी प्रतिरोधकता होती है उसकी, किसी भी चालक की। तो जैसे कि अगर हम बात कर रहे हैं जैसे, तो ये हमारा रेसिस्टिविटी हुआ। तो क्या सर, जैसे अगर आप कभी बाल छिलवाए हो तो आपको पता चला होगा जब माथे पे ऐसे करते हैं ऐसे, तो आपका बाल जो होता है, आपका हाथ जो होता है बहुत रिस्ट्रिक्ट करता है, मतलब वो ऊपर की ओर नहीं जाता है, एकदम बहुत ज्यादा मेहनत लगता है। लेकिन वही ऊपर से नीचे आ रहे होते तो एकदम फिसल के नीचे चले आते हैं। बात समझिएगा, हमारे कहने का मतलब कि हम, मेरे भी दिमाग में बहुत बार ऐसा सवाल आया कि जैसे एक बोतल लेते हैं और उस बोतल में, जैसे मान लेते हैं कि ये बोतल है, चाहे हमारे पास ये एक बोतल है, और इस बोतल में हम कह दें कि एक ही तार लगाया गया या एक ही पाइप लगाया गया। अब इसको हम ये कह रहे हैं कि इसमें जो है 15 ml है, तो हम बोले 15 ml को 7 ml में कन्वर्ट करो। तो आप बड़ी आसानी से कह सकते हैं ठीक है 7 ml में कन्वर्ट करना है, इसमें छेद कर देंगे 7 ml में कन्वर्ट हो जाएगा, उसमें से गिरा देंगे, बाकी बच गया तो 7 ml हो जाएगा। अच्छी बात है, तो ये कन्वर्ट करना तो आपको समझ में आ गया। लेकिन हम कह दें कि अब अगर इसमें कुछ एक्स्ट्रा डालना भी नहीं है, लेकिन 7 को 15 ml करना है, आप ये कर पाएंगे क्या? कभी नहीं। तो यही बात हम आपसे करना चाह रहे हैं कि इस 7 ml को 15 ml में अपन कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हमारा सवाल यही है कि स्टेबलाइजर, जैसे कि आप लोग देखते हैं हमारे पास अभी डिजिटल स्टेबलाइजर हो गया है, क्योंकि अभी के जमाना में पहले होता था चैनल घुमाने वाला, कि थोड़ा सा चैनल घुमाइए तो उसकी क्या हो जाती थी, वोल्टेज बढ़ जाता था। तो वहां पे एक बात सोचने की है कि अगर 220 वोल्ट की करंट आ रही है तो उसको अगर हमें कन्वर्ट करना है 110 वोल्ट में, तो बड़ी आसानी से कर देते थे। कैसे? चैनल घुमाते थे और उसको हम कर देते थे। और उसको हम कैसे करते थे? तो क्योंकि उसके अंदर में रेसिस्टेंसेस लगे होते थे। अब देखिए कोई भी चीज है, चल रहा है एकदम 100 मीटर पर सेकंड के रफ्तार से, अब उसको 80 मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट करना है, तो उसमें क्या कर दो, उसके बीच में ब्रेकर बना दो। वो ऑब्वियस सी बात है कि क्या हो जाएगा, धीरे 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 उसकी स्पीड घटेगी। तो हमारे कहने का मतलब कि पहले 220 वोल्ट था, बाद में 110 हो गया, क्योंकि उसमें ब्रेकर लगाया गया और उस ब्रेकर का नाम क्या होता है, रेसिस्टेंस। लेकिन अब हम वही बात कह दें कि जा रहा है 110 वोल्ट से, अब हम कहेंगे कि उसको 220 में कन्वर्ट करके बताओ। ऐसा कैसे हो सकता है जबकि तार भी एक के गो रहता है? तो स्टेबलाइजर ज्यादा को कम करके देता है, समझ में आता है, लेकिन कम को ज्यादा कैसे करेगा? तो ये बड़ा सवाल है और इसके लिए हम आपको बताते हैं। इसके लिए एक टर्म आता है जिसको बोलते हैं अपन कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं हम लोग? कंडक्टिविटी बोलते हैं। तो व्हाट इज कंडक्टिविटी? कंडक्टिविटी का मतलब समझिए, जैसे कि आपको पता है कि जब आप सीढ़ी के ऊपर जब आप चढ़ते हैं तो आपकी स्पीड बहुत कम होती है। तो ऊपर जब चढ़ रहे हैं तो वही काम कर रहा होता है, वही सीढ़ी आपके लिए रेसिस्टेंस के लिए काम करता है। वही जब आप नीचे जा रहे होते तो आपकी वो ही सीढ़ी आपकी स्पीड को बढ़ा देती है, और वो किसके लिए काम करने लगती? कंडक्टिविटी को। तो देखिए जैसे आप माथा जब छिलवाए हुए तो आप क्या करते हैं, ऐसे करते हैं तो रेसिस्टिविटी, और नीचे की ओर करते हैं तो वो आपका क्या हो जाता है, कंडक्टिविटी। तो वही बात कहता है कि जब आप क्या करेंगे, रेसिस्टेंस को उल्टा लगा देंगे, या रेसिस्टिविटी का जो उल्टा होगा उसी को अपन क्या बोलते हैं, कंडक्टिविटी। क्या बोलते हैं? कंडक्टिविटी। देखिए कंडक्टिविटी का मतलब क्या होता है, द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी। द रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। तो रेसिप्रोकल ऑफ रेसिस्टिविटी इज नोन एज द कंडक्टिविटी। तो इसकी एसआई यूनिट क्या हो जाएगी, जल्दी बताना। एसआई यूनिट, जैसे इसका एसआई यूनिट ओम मीटर हुआ है, तो इसका एसआई यूनिट 1/ओम मीटर। तो 1/ओम मीटर तो आप इसको लिख सकते हैं ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। क्या बोलेंगे इसको? ओम इनवर्स मीटर इनवर्स। तो यही हमारी हो गई कंडक्टिविटी। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है ओम्स लॉ के बारे में। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द टू एंड्स ऑफ वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द करंट फ्लो थ्रू इट।
उसके बाद हम लोगों ने पढ़ा क्या, V is directly proportional to I and V equals IR, where R is the constant and it is further known as the resistance. What is resistance? The disturbance in flow of charge is known as the resistance, and there are two types, and the SI unit of resistance is ohm. There are two types of resistance, constant resistance and the variable resistance. Those resistance whose value is fixed is known as the constant resistance, and those resistance whose value is not fixed is known as the variable resistance. It is also known as the rheostat. उसके बाद हम लोग किसके बारे में पढ़े, द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ. व्हाट वेर द लिमिटेशंस ऑफ ओम्स लॉ? द फर्स्ट लिमिटेशन इज द टेम्परेचर शुड बी कांस्टेंट, एंड द सेकंड लिमिटेशन इज द मटेरियल ऑफ वायर शुड बी सेम. ठीक है, द मटेरियल ऑफ वायर शुड बी सेम. और तीसरी बात कहता है रेसिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर. रेसिस्टेंस शुड बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द लेंथ ऑफ वायर, एंड रेसिस्टेंस शुड बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन. आफ्टर कंप्यूटिंग द इक्वेशन वी विल गेट R is equal to rho into L by A. क्या होता है हमारा? R is equal to rho into L by A, where rho is known as the resistivity and the rho is equal to R into A by L. So the SI unit of resistivity becomes ohm meter, and the conductivity, the reciprocal of resistivity is known as the conductivity, and its SI unit is ohm inverse meter inverse. तो इतना टॉपिक आपका क्लियर हुआ है. अब अगले टॉपिक है जिसको हम लोग देखेंगे, द कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंसेस. ठीक है, तो रेसिस्टेंस को कैसे कंबाइन किए जा सकते हैं. देयर आर सो मेनी कॉम्बिनेशंस. देयर आर ओनली टू कॉम्बिनेशन, नॉट सो मेनी कॉम्बिनेशंस. वन ऑफ द कॉम्बिनेशन इज नोन एज द सीरीज कॉम्बिनेशन एंड अनदर कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन हमारा क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन अपना क्या होता है उसको देखना है. देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन में एकदम इन शॉर्ट आपको बता देता हूं. दिवाली में जो बॉल लाते हैं आप लगाने के लिए घर पे, क्या होता है, एक बल्ब फ्यूज हो जाता है तो बाकी का बरना बंद हो जाता है. ठीक है, तो बाद में क्या करते हैं, वो फ्यूज वाले को काट करके और फिर जोड़ देते हैं तो पूरा बल्ब बरना शुरू हो जाता है. तो वो बल्ब जो कनेक्टेड होते हैं एक दूसरे से, तो वो कनेक्टेड क्या चीज से होते हैं, तो वो कनेक्टेड होते हैं सीरीज फॉर्म में. ठीक है, देखिए हमारे घर में जो वायरिंग की गई है वो किस फॉर्म में वायरिंग की गई है. सर वो सीरीज कॉम्बिनेशन में वायरिंग की गई है या पैरेलल कॉम्बिनेशन में वायरिंग की गई है. तो मेरा कहना है कि हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वो हमारा पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. क्या होता है, पैरेलल कॉम्बिनेशन होता है. सीरीज कॉम्बिनेशन नहीं होते. कौन सी होती है, पैरेलल कॉम्बिनेशन. तो अपन उसी पैरेलल कॉम्बिनेशन के बारे में बात करेंगे. देखिए, अगर सीरीज कॉम्बिनेशन होता तो क्या होता, अपन घर का बेडरूम का लाइट को ऑफ करते तो पूरे घर का लाइट ऑफ हो जाता. अगर हम बेडरूम के लाइट को ऑन करते तो पूरे घर का लाइट ऑन हो जाता. तो इसीलिए हमारे घर में जो कॉम्बिनेशंस होते हैं, हमारे घर में जो वायरिंग की जाती है वो सब पैरेलल कॉम्बिनेशंस में होते हैं. देखिएगा, कहने का मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. ठीक है, कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टेंस. What is the combination of resistance? So there are two combinations of the resistance. One of the combination is the series combination. ठीक है, एक कॉम्बिनेशन जो होता है, एक कॉम्बिनेशन होता है हमारा सीरीज कॉम्बिनेशन, और उसके बाद होता है पैरेलल कॉम्बिनेशन. पैरेलल कॉम्बिनेशन. अब देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होता है और पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होता है. लोगों को ये बात पता नहीं होता. सर सीरीज कॉम्बिनेशन अपन पढ़ भी लेते हैं बट हम न्यूमेरिकल्स नहीं कर पाते सीरीज कॉम्बिनेशंस और पैरेलल कॉम्बिनेशंस की. तो मैं वही चीज आपसे बात करूंगा. पहली बात की आप देख करके कैसे पता करेंगे कि ये कॉम्बिनेशन जो होती है, इन सारे रेसिस्टेंसेस को कंबाइन किए गए हैं, वो रेसिस्टेंसेस सीरीज में कंबाइन किए गए हैं. और किसी भी रेसिस्टेंस को आप देख करके ये भी पता कर सकते हैं कि वो पैरेलल में कंबाइन किए गए हैं तो कैसे किए गए हैं. तो मैं इसी सब की चीज के बारे में बात करता हूं. देखिए, सीरीज कॉम्बिनेशन क्या होती है. एवरी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैज द टू पार्ट्स. वन ऑफ द पार्ट इज द पॉजिटिव टर्मिनल एंड अनदर पार्ट इज द नेगेटिव टर्मिनल. हमारे कहने का मतलब ये है कि कोई भी आप इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस लेते हैं, जैसे आप बल्ब ले लें, अगर आप पंखा ले लें, आप रेफ्रिजरेटर ले लें, आप एसी ले लें, आप फ्रिज ले लें, कोई भी चीज अगर आप लेते हैं, ठीक है, तो उसमें दो चीजें होती है. ऐसा तो नहीं है ना कि एक ही वायर उसमें लगा हुआ होता है, सिर्फ एक पॉजिटिव वाला वायर होता है, नेगेटिव वाला वायर नहीं होता है. उसमें दोनों चीजें होती है, एक पॉजिटिव होती है और एक हमारी क्या होती है, नेगेटिव होती है. तो दो वायर्स हमारे होते हैं, एक पॉजिटिव वाला होता है, एक हमारा नेगेटिव वाला होता है.
तो हमारे कहने का मतलब कि कोई भी अगर आप रेसिस्टेंस लेते हैं तो उसमें दो टर्मिनल्स होंगे, एक पॉजिटिव टर्मिनल और एक नेगेटिव टर्मिनल। तो जब आप देखते हैं पॉजिटिव वाले का कनेक्शन नेगेटिव वाले के साथ देखिए, नेगेटिव वाले का कनेक्शन पॉजिटिव वाले के साथ देखिए, और ऐसा कनेक्शन सो ऑन दिखाई दे, तो वैसे को अपन सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। क्या कहते हैं हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन कहते हैं। जैसे अगर आप बात कर लेते हैं, जैसे हम यहां पे एक ऐसे 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 ये हमने एक रेसिस्टेंस लिया, फिर हमने यहां पे एक ऐसे 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 रेसिस्टेंस लिया, तो ये रेसिस्टेंस का नाम हम लोग दे रहे हैं R1 और इस रेसिस्टेंस की नाम हम लोग देते हैं R2। तो इस रेसिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं R1 और इस रेसिस्टेंस की वैल्यू हमारी होती है R2। तो आप देख लीजिए ये यहां पे पॉजिटिव है तो यहां पे नेगेटिव होगा, और यहां पे क्या होगा? पॉजिटिव होगा, और यहां पे नेगेटिव होगा। तो आप यहां पे देखिए कि यहां पे ये पॉजिटिव वाले का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है? नेगेटिव वाले के साथ हो रहा है। देखिए नेगेटिव वाला का पॉजिटिव वाले के साथ हो रहा है, और अगला आगे भी अगर कोई रेसिस्टेंस होगा ऐसे ऐसे ऐसे, तो यहाँ पे पॉजिटिव होगा, यहाँ पे नेगेटिव होगा। तो देखिए ये नेगेटिव वाले का कनेक्शन किसके साथ हो रहा है? पॉजिटिव वाले के साथ हो रहा है। तो आप देखिए पॉजिटिव नेगेटिव इज कनेक्टेड टू द पॉजिटिव एंड पॉजिटिव इज कनेक्टेड थ्रू द नेगेटिव, ऐसे कॉम्बिनेशंस होंगे तो उनको ऐसे कॉम्बिनेशंस को हम लोग सीरीज कॉम्बिनेशन बोलते हैं। कौन सी कॉम्बिनेशन बोलेंगे हम लोग? सीरीज कॉम्बिनेशन बोलेंगे। एंड द नेक्स्ट कॉम्बिनेशन इज द पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सा है कॉम्बिनेशन हमारा? पैरेलल कॉम्बिनेशन। देखिए पैरेलल कॉम्बिनेशन कहने का मतलब क्या होता है, उनको बड़ा ध्यान से समझना है हमें, कि वैसा रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन जैसे पॉजिटिव वाला एक ही पॉइंट पे और नेगेटिव वाला एक ही पॉइंट पे हो। जैसे हम बात कर लेते हैं, यहां पे हमने एक रेसिस्टेंस लिया, यहां पे हमने एक रेसिस्टेंस लिया, और यहां पे हमने एक रेसिस्टेंस लिया, ऐसे हमने रेसिस्टेंसेस का कॉम्बिनेशन करवाया है। तो आप देखिए ये R1, ये R2 और ये हमारा R3। तो आप देख सकते हैं यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां नेगेटिव है, यहां पॉजिटिव है, यहां देखिए सारा का सारा पॉजिटिव एक पॉइंट P पे कनेक्टेड है क्या? देखिए each positive terminals are connected at the only one point, that is the P, and its negative terminals are connected at this point, that is Q। तो आप देख रहे हैं यहाँ पे P पे कनेक्ट हो रहा है और यहाँ पे क्या चीज पे कनेक्ट हो रहा है? Q पे कनेक्ट हो रहा है। तो हम जो बात कर रहे हैं इसको हम लोग कौन सा कनेक्शन बोलते हैं? ऐसे कनेक्शंस को अपन पैरेलल कनेक्शंस बोलते हैं। कौन से कनेक्शंस बोलेंगे? पैरेलल कनेक्शंस। तो हमारे एक बात अब देखेंगे धीरे धीरे, अब हम लोग इसमें कि रेसिस्टेंसेस कैसे निकाली जाती हैं इसके बारे में बात करते हैं। तो देखना यही है कि हाउ टू कंबाइन द रेसिस्टेंसेस। अब रेसिस्टेंसेस को जब आप कंबाइन कर रहे हैं तो हाउ टू फाइंड द नेट रेसिस्टेंसेस, मतलब टोटल सर्किट में आप कैसे रेसिस्टेंस आप निकालेंगे। तो टोटल सर्किट में रेसिस्टेंस निकालना मैं आपको सिखाता हूं, ध्यान से समझना, और देख करके नजर से देख करके तुम बना दोगे क्वेश्चन। देखो सबसे पहली बात कि ये हमने रेसिस्टेंस लिया, ये हमारा हो गया R1, यहां पे फिर हमने रेसिस्टेंस लिया, ये हमारा R2, फिर हमने यहां पे एक रेसिस्टेंस लिया R3, और अगर जितना भी आप रेसिस्टेंस लेना चाहें हमें उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये हमने इसको जोड़ दिया V नाम के पोटेंशियल से। एज वी ऑल नो द V स्टैंड्स फॉर द बैटरी, ठीक है। तो यहां पे ये हमारा बैटरी है। तो ऐसे यहां से ऐसे एरो जा रहे, यहां से ऐसे 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 ये ऐसे करंट जा रहे। देखिए यहां से करंट निकल के जा रहे, ये करंट को अपन क्या बोलते हैं? आई बोलते हैं। क्या बोलते हैं अपन? आई बोलते हैं। तो यहां से जो करंट निकल के जा रही है इसको हम लोग क्या बोलते हैं? आई बोल रहे हैं। तो ये हमारा आई नाम का करंट जा रहा है। देखिए ये करंट जो है ये बट रहा है क्या हमारा, ठीक है। तो ये करंट हमारा नहीं बट रहा है। आप देखिए तो ऐसे जा रहा है, ये वायर और भी ज्यादा, मतलब वायर आगे जाकर के 2 3 4 सेक्शंस में बट गए हैं क्या? तो नहीं, ये जो आई जो है 2 3 4 सेक्शंस में नहीं बटे हुए हैं। तो जब ये नहीं बटे हुए हैं तो आपको देखना है ये आई यहाँ पे है तो सब जगह आई ही काम करेगा। क्या काम करेगा? आई ही काम करेगा। देखिए बहुत रात हो चुका है सर, ठीक है, कुत्ते भी भौंक रहे हैं तो बहुत रात है। अब देखते हैं हम लोग क्या बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई नाम का आई ऐसे करंट जा रहे हैं, यहाँ पे ये हमारा आई हो गया है, ये आई हो गया, ये आई हो गया है, और इस तरीके से ये ऐसे जा रहे। फाइनली ये आई फिर यहाँ पे एक अपना सॉकेट कंप्लीट कर रहा है। तो हम लोग जो बात कर रहे हैं इसके बारे में देखना है कि आप एक चीज देखिए कि यहाँ पे जो पोटेंशियल काम करेगा, यहाँ पे काम करेगा V1, यहाँ पे काम करेगा V2 और यहाँ पे काम करेगा V3।
कहने का मतलब कि इस सब को अगर आप जोड़ देंगे तो इस किसके बराबर आपको मिलेगा, इस बड़का V के बराबर मिलेगा। किसके बराबर मिलेगा, जैसे अगर मान लेते हैं यहाँ के लिए 1 वोल्ट काम करेगा, यहाँ के लिए 2 वोल्ट और यहाँ के लिए 3 वोल्ट, तो टोटल को जोड़िएगा तो 3 2 5 और 5 और 1 कितना हो गया, 6 वोल्ट। इसका मतलब ये बैटरी का कितना वोल्ट हो रहा होगा, 6 वोल्ट हो रहा होगा। तो हम क्या करते हैं कि इन सब को जोड़ देते हैं। तो ये जो कैपिटल V जो होगा वो स्टैंड करेगा V1 प्लस V2 प्लस V3 और डॉट 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 किसके लिए काम करेगा, Vn तक के कॉम्बिनेशन के लिए काम करेगा। तो V स्टैंड्स फॉर V1 प्लस V2 प्लस V3 डॉट 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 Vn तक का कॉम्बिनेशन हमें दिखा रहा है। तो जैसे कि हमें पता है ओम्स लॉ से V इज इक्वल टू IR, क्या हमें मिला हुआ है, V इक्वल्स क्या मिलता है हमारा, IR मिलता है। तो यहाँ पे नेट रेसिस्टेंसेस को हमने, इसमें जो नेट रेसिस्टेंस काम कर रहा है उसके लिए हमने कैपिटल R लिया है। क्या लिया है हमने, कैपिटल R लिया है। तो ये V के जगह हम लिख देंगे IR। क्या लिखेंगे हम लोग, IR। तो हमने ये ले लिया IR इज इक्वल टू V1 के लिए, तो आप देख लीजिए I तो I होगा, R के जगह R1, IR2 IR3 और डॉट 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 IR कितना हो जाएगा हमारा, N हो जाएगा। तो ये होगा IR इज इक्वल टू I जब हम कॉमन कर लेंगे तो R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 RN तक का कॉम्बिनेशन होगा। तो I से I को कैंसिल कर देंगे तो वी विल गेट R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 और डॉट 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 RN। तो हियर इज द फॉर्मूला टू फाइंड द नेट रेसिस्टेंस इन अ सीरीज कॉम्बिनेशन। तो सीरीज कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला हमें क्या मिला है, R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। ठीक है, तो आगे हम लोग देखते हैं कि अगला हमारा क्या हो रहा है। तो आगे की बात हम लोग देख रहे हैं, ध्यान से देखिए। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 डॉट 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 RN तक का कॉम्बिनेशन हमें मिल रहा है। तो आगे हम लोग देखेंगे, तो मिटा दे रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। तो ऐसे जो भी आप देख रहे हैं, तो अगर आप देख लीजिए कि गलती से भी एक कनेक्शन टूट जाएगा तो सारा पूरा ये डिस्कनेक्टेड पाथ हो जाएगा, और डिस्कनेक्टेड पाथ होगा तो कोई भी चीज नहीं हो सकता है। तो याद रखिएगा ये सारा चीज। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। द फॉर्मूला टू फाइंड द नेट रेसिस्टेंस इन अ पैरेलल कॉम्बिनेशन, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन में आप नेट रेसिस्टेंस कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन में नेट रेसिस्टेंसेस निकालने के फॉर्म हम लोग देखते हैं। ठीक है, देखिए भाई साहब, आप लोगों को कुछ नहीं करना है, बस मेहनत करना है, क्योंकि अब हमारे पास समय बहुत कम बचा हुआ है। बहुत जल्द हमारे टर्म 2 के एग्जाम होने वाले हैं। 27 तारीख से आप लोगों के टर्म 2 के एग्जाम हो जाएंगे। ठीक है, तो मेहनत करना है। ठीक है, देखिएगा अब आगे हम लोग बढ़ रहे हैं, वो है हमारा कौन सा कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। ठीक है, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो व्हाट द पैरेलल कॉम्बिनेशन स्टैंड्स फॉर, कि पैरेलल कॉम्बिनेशन क्या होती है। तो आप एक बात देखिए कि यहाँ पे ऐसे, ये ऐसे ऐसे, ये हमने यहाँ पे रेसिस्टेंस लिया R1, यहाँ पे हम जो रेसिस्टेंस ले रहे हैं ये हमारा R2 हो जाएगा, और यहाँ पे जो हम रेसिस्टेंस ले रहे हैं ये हमारा R3 हो जाएगा। तो R1 R2 एंड R3 ऐसे हमारा रेसिस्टेंस हो रहा है, ये ऐसे हमारा जा रहा है, जैसे कि आप देखेंगे। तो आप देखिए कि इसको हमने V नाम के पोटेंशियल से जोड़ दिया। क्या चीज से जोड़ा है, V नाम के पोटेंशियल से जोड़ा है। तो ऐसे हमने V नाम के पोटेंशियल से जोड़ दिया। अब यहां पे एक बात देखिएगा हमारे कहने का मतलब कि यहां से जो करंट जा रहा है I नाम का, क्या नाम का, I नाम का, तो यहां से I नाम का करंट जा रहा है, और जाते जाते यहां तक आया, ये बट गया कितने भागों में, बोलो कितने भागों में। तो देखिए यहां तक तो आया, यहां के बाद कितने भागों में बटा, कितने भागों में, तो 3 भागों में। बहुत अच्छा। तो यहाँ पे जो पहला करंट गया वो क्या गया, I1 गया, यहाँ पे क्या आ गया, I2 गया, और यहाँ पे क्या आ गया, I3 गया। बोलो नहीं आया समझ में। तो जैसे कि यहां तक I आ रहा था और I यहां से आकर के 3 भागों में बटा, तो इस वाले पोजीशन को I1 बोलते हैं, इसको I2 बोलते हैं, और इसको हम लोग क्या बोलते हैं, I3 बोलते हैं। तो I1 I2 I3 इस तरीके से ये बट रहे हैं। तो हमने जब ये इस तरीके से ऐसे हमारा बट रहा है, तो हम लोग अब क्या करते हैं उनको ध्यान से देखिएगा। इसका मतलब कि इस सब को अगर हम जोड़ देंगे तो देखिए I के बराबर हो जाएगा, I इज इक्वल टू I1 प्लस I2 प्लस क्या हो जाएगा हमारा I3। ठीक है, हम यहां पे करते हैं। ठीक है, सब आदमी देखिएगा। तो
तो I कहने का मतलब होगा हमारा I1 प्लस I2 और प्लस क्या हो जाएगा I3 और n तक का होगा तो In। और हमें ओम्स लॉ से क्या पता है, ओम्स लॉ से पता है V इज इक्वल टू आई आर। V इज इक्वल टू हमें क्या मिल रहा है, आई आर। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या मिलेगा, V बाई आर मिलेगा। कितना मिलेगा, V बाई आर। तो I इज इक्वल टू हमारा क्या हो जाएगा, V बाई आर मिलेगा। तो जैसे कि अगर हम बात कर लेते हैं तो यहाँ V बाई कैपिटल R, यहाँ I इसके लिए बात करेंगे तो देखिए तो I1 के जगह पे हम क्या लिखेंगे, तो I1 के जगह पे हम लिख सकते हैं V और बाई कितना बोलेंगे R1, V बाई R2, V बाई R3 डॉट 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 V बाई Rn होता है। तो V बाई कैपिटल R, तो V जब हम कॉमन कर लेंगे तो हमारे पास वैल्यू मिलेगी 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और डॉट 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 1 बाई Rn का कॉम्बिनेशन मिलेगा। हेयर V से V कैंसल। तो आप देख पा रहे हैं यहाँ पे 1 बाई R जो होगा 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 और डॉट 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 1 बाई Rn के कॉम्बिनेशंस में हमारे मिल रहे हैं। तो इस तरीके से आपको नेट रेसिस्टेंस मिल गया। तो नेट रेसिस्टेंस कैसे निकालते हैं पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो वो मिलता है 1 बाई R इज इक्वल टू 1 बाई R1 प्लस 1 बाई R2 प्लस 1 बाई R3 प्लस डॉट 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 1 बाई Rn के कॉम्बिनेशंस मिल रहे हैं। देख करके आपको बहुत अच्छा लग रहा होगा कि सर समझ में तो आ रहा है, ठीक है। तो एक बड़ा सवाल हम लोगों से पूछता है कि सीरीज कॉम्बिनेशन में क्या फिक्स होते हैं और पैरेलल कॉम्बिनेशन में क्या फिक्स होते हैं। तो आप यहाँ पे आप देख रहे हैं सीरीज कॉम्बिनेशन में, सॉरी ये पैरेलल कॉम्बिनेशन में, तो कहीं भी जाइए पोटेंशियल फिक्स होता है। क्या होता है, पोटेंशियल V की वैल्यू जो होगी वो हमेशा फिक्स होगी, ठीक है, पोटेंशियल हमारा फिक्स होगा। लेकिन वही अगर अपन सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में जाएंगे तो सीरीज कॉम्बिनेशन में हमारा क्या फिक्स होता है, तो करंट फिक्स होता है और इसमें हमारा पोटेंशियल फिक्स होता है, ठीक है। क्वेश्चंस इस पे जो होंगे, अगर आप क्वेश्चन करेंगे, अगर आपको क्वेश्चंस डाउट आएंगी तो आप हमसे पूछेंगे ही पूछेंगे, ठीक है। मैं एक दो क्वेश्चंस कराता हूं, अगर डाउट आएंगी तो आप कमेंट में मुझे जरूर बताएं, मैं जरूर आपको इसके डाउट्स मतलब इसके अलग से न्यूमेरिकल के क्वेश्चंस अलग करा दूंगा, ठीक है। तो अभी अपन थ्योरी पे चल रहे थे तो थोड़ा थ्योरी करते हैं, एक दो को न्यूमेरिकल करा देता हूं, इस पे ध्यान से देखना, चाहे रहने देते हैं चाहे बता देता हूं, देख लो तुम लोग। तो कहने का मतलब न्यूमेरिकल क्वेश्चंस कैसे होंगे। न्यूमेरिकल क्वेश्चन में बात ऐसा है, ठीक है, बात कुछ ऐसा है कि सबसे बड़ा पैसा है। देखिए ऐसे अपन ले रहे हैं यहां पे और ऐसे, ऐसा क्वेश्चन देखते मात्र बच्चा क्या करता है कि ना ना रहने दीजिए, हमसे ना हो पाएगा, रे मुन्ना तुमसे ही हो पाएगा, तुम टेंशन ना लो। तो देखो ये 2 ओम का रेसिस्टेंस है, ऐसे ये A है, ये B है, ये C है और बोलेगा फाइंड द नेट रेसिस्टेंस। ऐसे वाले में ऐसा क्वेश्चन देखते मात्र आप छोड़ दोगे, कहोगे कि रहने दीजिए नहीं होगा हमसे। तो मैं आपको बता देता हूं रहने देने की बात नहीं है, अब बस फील करना। तुम यहां से देखो कि यहां से करंट ऐसे जा रहा है और जब करंट ऐसे जा रहा है तो आप देखो कि यहां तक आया। मान लो कि ये चार्ज ए वो चार्ज कोई लेके चल रहा है, वो कौन सी चार्ज है, लेट अस कंसीडर एज द पॉजिटिव चार्ज। तो यहां पे ऐसे ये पॉजिटिव चार्ज लेके यहां तक आया, यहां के बाद इसके कितने भागों में बटा, 2 भागों में बटा। तो देखिए ये पॉजिटिव चार्ज यहां भी आया और यहां भी, मतलब कितने भागों में बटा, 2 भागों में। जैसा ही बटा वैसे ही आप समझ लीजिए कौन सी कॉम्बिनेशन, तो पैरेलल कॉम्बिनेशन। कौन सी कॉम्बिनेशन, पैरेलल कॉम्बिनेशन। तो मतलब आपको पता चल चुका है कि ये इसके 2 पैरेलल कॉम्बिनेशन होने वाले। तो यहां पॉजिटिव हुआ तो यहां क्या होगा, नेगेटिव। अगले को क्या करने चलेगा, पॉजिटिव, ये नेगेटिव और इस तरीके से ये निकल जाएगा। तो ये पॉजिटिव है तो ये क्या होगा, हमारा नेगेटिव होने वाला है। तो आप बड़ा ध्यान से देखेंगे, आपको करना क्या है कि आपको चेक करना है कि क्या पैरेलल के भी कोई सीरीज है। तो आपको पता चलेगा यहां नेगेटिव है और यहां पॉजिटिव है। हाँ सर इन दोनों के सीरीज कॉम्बिनेशन है। तो इनका मान लेते हैं कि A से मतलब A से C तक का जो हम लोग बात करेंगे, यहां से यहां तक का, तो इनका नेट रेसिस्टेंस जो हो जाएगा R1 मान लेते हैं। तो 1 + 1 कितना हो जाएगा, 2 ओम। तो हम लोग बात करेंगे नेट रेसिस्टेंस 1/R। तो ये वाला जुटेगा 1/2 और प्लस ये वाला 1/2। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 2/2, वैल्यू कट गई 1, तो R = हमें मिल गया 1 ओम। सो द नेट रेसिस्टेंस बिकम्स हाउ मच, 1 ओम। तो नेट रेसिस्टेंस हमारा 1 ओम बन रहा है।
घबराने की बात नहीं है। अगर आपको प्रॉब्लम आएंगी तो आप हमें बताइएगा, मैं जरूर सॉल्व करूंगा। ठीक है, न्यूमेरिकल के एक अलग से शॉर्ट वीडियो बना दूंगा कि हर एक बार कैसे आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व कर सकते हैं। देखिए कुछ ऐसे आप सीनियर क्लासेस में जाएंगे तो आप वेन डी ग्राफ जनरेटर और सॉरी व्हीटस्टोन ब्रिज वगैरह पढ़ेंगे तो उसमें ये रूल काम नहीं करेगा। लेकिन अगर आप क्लास 10th में हैं तो आपके लिए हर एक जगह जहां भी जाइए बस ये रूल लगाइए और देखिए पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट, पुट द वैल्यू गेट द रिजल्ट आपको मिलते चले जाएंगे। चलिए, तो अब अगली बात जो हम बात करेंगे वो होगा पावर की। क्या चीज की? पावर की। आज आपको बिजली बिल कैलकुलेट करना सिखा दूंगा, आप अपने घर का बिजली बिल कैलकुलेट कर पाओगे। ठीक है, तो पावर क्या होती है उनको ध्यान से देखिएगा। देखिए पहला टर्म है हमारा पावर। ठीक है, क्या है हमारा? पावर। तो पावर क्या होता है, जैसे कि आप लोगों को पता है, तो पावर ये वाला पावर की बात नहीं कर रहा, दिस पावर इज द इलेक्ट्रिक पावर। तो पावर कहता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, मतलब कार्य करने की क्षमता को, नहीं यही बोलते हैं ना शायद। ठीक है, तो क्या बोलता है कि हम लोग पावर किसको बोलते हैं? पावर बोलता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क। ठीक है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क, द रेट ऑफ डूइंग वर्क, डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। ठीक है, तो द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट? पावर। इसको हम लोग बोलते हैं पावर। और देखिए तो पावर का रेट ऑफ डूइंग वर्क मतलब कार्य करने की बात कर रहा है, तो वर्क W बाई क्या हो जाएगा? T होता है। तो पावर जो हम लोग देख रहे हैं ये होता है द रेट ऑफ डूइंग वर्क, P इज इक्वल टू W बाई T, जहां W स्टैंड्स कर रहा है हमारा किसके लिए? वर्क के लिए, और टाइम T स्टैंड्स कर रहा है हमारा टाइम के लिए। लेकिन ये सिंपल पावर तो नहीं है ना सर, ये पावर है हमारा क्या चीज? तो ये पावर है हमारा, इस पावर की अगर जो हम बात कर रहे हैं ये पावर है इलेक्ट्रिकल पावर। तो हम ऐसे इसको रिप्रेजेंट नहीं कर सकते हैं, तो इसी को हम लोग अब दूसरे टर्म में हम आपको थोड़ा सा इधर कुछ काम करते हैं। अब बताओ तो V इज इक्वल टू W बाई क्यू पढ़ा था क्या? सोचो तो, एकदम दिमाग के घोड़े दौड़ाओ तो, क्या ऐसे हम लोगों ने पढ़ा था V इज इक्वल टू W बाई क्यू? तो बहुत लोग बोल रहे हैं नहीं सर नहीं पढ़ा था, पागल लोग क्या बे। ठीक है, देखो क्या पढ़ा था तुम लोगों ने? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करो। क्या पढ़ा था? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल याद करो। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल में क्या पढ़ाया था? V इज इक्वल टू W बाई क्यू। तो यहां से W निकालोगे तो W बेटा अब तो खा लो, देखो तो W इज इक्वल टू वी क्यू होगी क्या? सोच के बताओ, W इज इक्वल टू क्या हो जाएगी हमारी? वी क्यू हो जाएगी। तो क्या हम यहाँ पे W के जगह पे वी क्यू यूज कर सकते हैं? बहुत अच्छी बात है, चलो इसको लेके रखो, इसको फर्स्ट लेके रखो। दूसरी बात अब देखो तो I इज इक्वल टू क्यू बाई टी जानते हैं क्या? है सब बोल रहे हैं, देख क्या रहे हो? ऐसे देख रहे हो जैसे कि खून मांग लिया हो तुमसे एक कटोरा। तो सीरियस हो गए हो यार, अरे फील कर थोड़ा सा। देख तो करंट इज इक्वल टू हम लोग नहीं पढ़े थे, Q इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू क्यू बाई टी। तो यहां से देखो तो Q इज इक्वल टू हमारा क्या मिलने वाला है? Q इज इक्वल टू अपने को मिलेगा IT। क्या मिलेगा? IT। तो जैसे कि पावर इज इक्वल टू, देखो तो पावर इज इक्वल टू W के जगह हम क्या लिखेंगे? V, और Q के जगह क्या लिखेंगे? IT। अब बटा क्या है हमारा? T, तो T से T कैंसल, तो P इज इक्वल टू क्या मिल गया? VI। तो देखिए इलेक्ट्रिकल पावर का फॉर्मूला अपने को क्या मिला? VI मिला। क्या मिला? VI। तो इलेक्ट्रिकल पावर निकालने का फॉर्मूला होता है हमारा VI। अब इसकी SI यूनिट की बात हम थोड़ा सा कर लेते हैं। SI यूनिट इसकी क्या होती है? तो इसकी SI यूनिट होती है वाट। क्या होती है? वाट। तो SI यूनिट इलेक्ट्रिकल पावर का क्या होता है? वाट। इसके वाट लग जाएंगे, देखना ध्यान से। ठीक है, तो SI यूनिट क्या होती है हमारी? इसकी SI यूनिट होती है वाट। समझ रहे हो ना? तो देखिए जैसे हमारे जितने भी आप अपने घर पे देखेंगे, मैं एक चीज बता देता हूं थोड़ा सा, अब तुम फील कर लेना, तुम घर का अपने आप निकाल पाओगे। सारा बिजली बिल तुम एक के बार में कैलकुलेट कर सकते हो। घर में अगर मेल और फीमेल पंखा, मेल पंखा क्या होता है सर, फीमेल पंखा क्या होता है, मैं बता देता हूँ। देखो अगर तूफान का पंखा है तो वो लगभग आपके 70 वाट का पंखा होगा। 70 वाट का पंखा मतलब मैं बता दूं, कहने का मतलब ये है कि वो जो वाट लिखा हुआ है उस पे, इसका मतलब आप समझ लीजिए कि 1 घंटा चलेगा तो वो 70 वाट उठाएगा। कितना? 70 वाट। 1 घंटा चलेगा तो 70 वाट। और एक बात याद रखिएगा कि 1000 वाट, ठीक है, 1000 वाट जो होता है उसको 1 किलोवाट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग? 1 किलोवाट। और 1 किलोवाट आवर को हम लोग 1 यूनिट बोलते हैं। क्या
क्या बोलते हैं, 1 यूनिट। हमारा जो कमर्शियल यूज में जो आता है यूनिट में आता है कि कितने यूनिट बिजली का खपत हुआ है। तो जैसे 10 यूनिट, 5 यूनिट, ऐसे हम लोग बोलते हैं ना, या 100 यूनिट, 150 यूनिट, तो हम लोग वहां से बताते हैं। तो अब हम आपको बताना चाहते हैं ये यूनिट क्या होती है। जैसे मान लेते हैं अभी आप गर्मी का दिन आया, तो गर्मी का दिन आया तो अगर आप पंखा इस्तेमाल करते हैं तो घर में जो आपका पंखा है, मान लेते तूफान का पंखा है और वो 70 वाट का है, और आप दिन में आप उसको 10 घंटा चलाते हो। कितना घंटा चलाते हो, 10, पूरे दिन में 10 घंटा। मतलब कि आप 1 घंटा में 70 वाट, तो 10 घंटा में कितना हो जाएगा, 700 वाट। कितना वाट, एक दिन में 700 वाट आप चला दिए। जब एक दिन में आप 700 वाट चला देते हैं तो आप इसको समझिए कि 30 दिन में आप कितना चलाएंगे। तो 700 अगुने कितना हो जाएगा, 30, तो ये हो जाएगा 2100। तो 2100 जो मतलब 21,000 आ जाएगा हमारा। इसका मतलब 21,000। तो आपको पता है 1000 वाट, कितना वाट, 1000 वाट बराबर कितना होता है, 1 यूनिट होता है। कितना यूनिट होता है, 1 यूनिट होता है। तो यहां आप देखिए 21,000 आया, मतलब कितना यूनिट, 21 यूनिट। मतलब वो पंखा से सिर्फ 21 यूनिट आएगा। और अगर आपका वहां पे 21 अगुने आप 5 कर दीजिए तो कितना हो जाएगा, 5 और ये 10, मतलब 105 रुपया सिर्फ उस पंखे से आने वाला है आपका बिजली बिल। समझ रहे हैं, तो थोड़ा सही से तो देखिएगा, ये यही ऐसी तरीके से हमारा निकाला जाता है। तो हम लोग क्या देख रहे हैं, पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर हम लोग क्या बोलते हैं, द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज पावर। द रेट ऑफ डूइंग वर्क इज नोन एज व्हाट, पावर। ठीक है, और पावर इज इक्वल टू होता है हमारा W/T। पावर इज इक्वल टू क्या होता है हमारा, W/T होता है। ठीक है, अब देखिए कि P इज इक्वल टू हमारा हो गया VI, और SI यूनिट हमारा होता है वाट। ठीक है, अब हम लोग आगे बात करने वाले हैं इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। किसके बारे में, इलेक्ट्रिकल एनर्जी के बारे में। तो देखिएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी हम लोग किसको बोलते हैं। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या है, ध्यान से समझिएगा और फील कीजिएगा अबाउट द इलेक्ट्रिकल एनर्जी। देखिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी हमारा ऐसा है, जैसे हम लोग जानते हैं पावर इज इक्वल टू W/T। ठीक है, पावर हमारा क्या होता है, W/T होता है। तो W इज इक्वल टू पावर इंटू टाइम होगा क्या, और यहां W जो होता है, W कहीं ना कहीं वर्क है, और वर्क को ही हम लोग एनर्जी बोलते हैं क्या, तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू पावर। पावर का फॉर्मूला क्या जानते थे हम लोग, VI इंटू क्या हो जाएगा, T। तो यही हो गया हमारा इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू VIT हो गया। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला क्या हो गया, VIT। और आप सोच सकते हैं एनर्जी का ऐसा यूनिट क्या होता है, जूल। क्या होता है, जूल। तो इसकी ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, जूल हो जाएगी। बहुत अच्छी बात है। VI को हम चाहें तो क्या लिख सकते हैं, VI को हम लोग I को हम लिख सकते, V को लिख सकते हैं IR। तो आप देखिए इसको इलेक्ट्रिकल एनर्जी EE, ठीक है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज इक्वल टू V के जगह हम लिखेंगे IR इंटू IT। तो इसकी वैल्यू हो जाएगी I²RT। कितनी आ जाएगी हमारी, I²RT। तो आप देख रहे हैं, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी निकालने का फॉर्मूला हो जाएगा हमारा I²RT। क्या मिलेगा हमारा, I²RT। तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी इज I²RT। बहुत अच्छी बात है, समझ में आ रहा है। देखिए तो हमें अगर ऐसे बोल दिया कि 1 किलोवाट आवर, कितना बोल दिया, 1 किलोवाट आवर, तो ये किसकी यूनिट है बताओ तो इसकी किसकी यूनिट है, तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी की। ठीक है, इसको कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम लोग, कॉमर्शियल यूनिट बोलते हैं, कॉमर्शियल एनर्जी। तो आप देखिए कि 1 किलोवाट आवर, तो 1 किलोवाट में कितना वाट होता है, तो 1000 वाट होता है। और इनटू आवर में 1 घंटा में कितना सेकंड, तो 3600 सेकंड। तो इसको कैलकुलेट करेंगे तो ये हो जाएगा 3.6 इंटू 10⁶ जूल हो जाता है। तो 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू हाउ मच जूल, तो 3.6 इंटू 10⁶ जूल। चलिए बहुत अच्छी बात है, ये चीजें आप लोगों को समझ में आ रही है। अब अगली बात जो है हमारा हीट है। क्या है, हीट है। तो द नेक्स्ट टॉपिक इज हीट। तो देखिएगा मैं जल्दी क्योंकि लेक्चर बहुत बड़ा हो जा रहा है तो जल्दी हमें कर देने पड़ रहे हैं। ध्यान से देखिएगा, तो हम लोग हीट के बारे में बात कर रहे हैं। तो हीट हमारा क्या होता है, तो आपको पता है हीट भी एक तरीके से एनर्जी है। और एनर्जी कौन सा एनर्जी होगा इसमें, तो वो होगा इलेक्ट्रिकल एनर्जी। और इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला हम लोग क्या पढ़े थे, I²RT।
तो हो गया वही बात, H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो कहता क्या है कि जब किसी भी वायर में क्या होता है, रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है। तो जब रेसिस्टेंस प्रेजेंट होता है तो व्हेन इलेक्ट्रिसिटी passes through the wire, the resistance present in it produces the heat। वो क्या प्रोड्यूस करता है, हीट। It produces heat due to the presence of resistance known as heating effect of electric current। उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, heating effect of electric current बोलते हैं। और हीट निकालने का फॉर्मूला होता है आई स्क्वायर आर टी, ठीक है। एंड द सम टॉपिक वर्क्स ऑन द प्रिंसिपल ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। जैसे आयरन की बात करते हैं तो वो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे काम करता है। गीजर की बात करते हैं, हीटर की बात करते हैं तो सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट है। जैसे फ्यूज की बात करते हैं, सब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट पे बात करती हैं। तो इस तरीके से हमारा अभी इलेक्ट्रिसिटी खत्म हो गया। वी हैव डिड द चैप्टर, और आई थिंक कि आप लोगों को अच्छे से सब कुछ समझ में आया। लेकिन देखिए, चूंकि टर्म 1 में आप पहले तो सारे टारगेट कर लें कि आप लोगों को क्या करने हैं, कि पहले पूरे थ्योरी आप लोगों को पढ़ लेना है, तभी जाकर के आप अच्छा रिजल्ट ला पाएंगे। उसके बाद न्यूमेरिकल्स के, अगर आपको न्यूमेरिकल्स में डाउट आती है जरूर आप कमेंट में बताएं हमें, ठीक है। तो हमने दो लेक्चर में हमने अपना पूरा इलेक्ट्रिसिटी कंप्लीट कर दिया है। तो आज के लिए बस इतना ही, ठीक है। अगला कौन सा वीडियो बना दूं, इसके लिए आप लोग जरूर से जरूर कमेंट करें कि हमें ये चैप्टर का वीडियो चाहिए सर, आप प्लीज बना दे, तो मैं जरूर बनाऊंगा। ऐसे अगला वीडियो का एक रेकमेंड आ चुका है कि सर आप मैथ्स का क्वाड्रेटिक इक्वेशन बना दे, मैं जरूर मैथ्स का क्वाड्रेटिक, अगला वीडियो हमारा जरूर क्वाड्रेटिक इक्वेशन पे होगा और एपी पे, ठीक है। आप उसके आगे के लिए आप हमें जरूर बताएं कि अब हम क्या चीज का बनाए, ठीक है। तो मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें सर, क्योंकि आप ही लोगों से, मतलब आप लोग जब लाइक शेयर और सब्सक्राइब और चैनल को पूरा जरूर देखें, वीडियो को पूरा जरूर देखें। जब आप पूरा देखेंगे तभी हमारा सब कुछ होगा, ठीक है। तो आप ही लोगों से सब कुछ है। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू आवर चैनल। ओके, बाय।